ठीक है। सो इसमें आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था। सो वी आर इन द क्लास 10th एंड पार्ट 2 हम लोग का ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था, है ना। प्रीवियस वीडियो जो अभी अभी डाला था थोड़ी देर पहले, उसमें पार्ट 2 स्टार्ट कर चुके थे। एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि इस वाला पैराग्राफ जो हमारा है यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। सो वी विल गेट हाउ द empires, different empires of Europe, they created the sense of equality among the people of Europe, the citizens of Europe, as their ethnic values, their language। जब भी ethnic word आए ना तो दिमाग में एकदम इसको रट लो, छाप लो कि ethnic का मतलब होता है differences in population, आबादी में अलगाव। याद होगा पावर शेयरिंग के टाइम भी बताया था मैंने आपको कि द ethnic composition of श्रीलंका। सो इथनिक वर्ड का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे जो अलग अलग अलगाव हैं। हमारे इंडिया में क्या है इथनिक कंपोजिशन? इट इज़ बेस्ड ऑन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब बेस्ड ऑन रिलीजन है। व्हेन वी टॉक अबाउट यूरोप, ये आता है भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द यूरोप दे आर हैविंग द क्रिश्चियन कम्युनिटी। जाति वाइज वो लोग क्रिश्चियन है, धर्म वाइज वो लोग क्रिश्चियन है ना, लेकिन उनमें अलगाव क्या है? उनमें अलगाव की फीलिंग आती है सिर्फ भाषा से। ठीक है, पीपल विल स्पीक फ्रेंच, दे बिकम द पार्ट ऑफ फ्रांस। दो जो स्पीक यू कैन से इंग्लिश, दे कॉल देयर सेल्फ एज ब्रिटिश, है ना। तो ये वाली फीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे आ रहा है ना स्क्रीन में? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज who were aristocrats and middle class? Who were aristocrats and middle class? ठीक है, who were aristocrats and middle class? This is your question। चलो पहले aristocrats के बारे में समझ लेते हैं। एकदम दिमाग में छाप लेनी है इस बात को कि द वर्ड एरिस्टोक्रेसी, द वर्ड एरिस्टोक्रेट इज एज इक्वल्स टू एज द लैंडलॉर्ड्स, जमींदार। सिंपल भाषा में जमींदारों को ही एरिस्टोक्रेट कहा गया है। ठीक है, अब ये जमींदार कौन थे? सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस इन सेंस ऑफ दिस एनसीईआरटी। जमींदार वो थे जिनकी पहली बात तो आबादी बहुत कम थी, मैक्सिमम दे आर द ऑलमोस्ट 10% ऑफ द होल सोसाइटी। पूरे समाज का में उनका पॉपुलेशन 10% था। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? हाउ इन यूरोप दे आर रिकॉग्नाइज्ड? यूरोप में उनको रिकॉग्नाइज यानी कि पहचाना कैसे जाता था? कैसे कोई पहचानेगा कि ये एरिस्टोक्रेट है और ये एक मिडिल क्लास है? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि मेथड टू रिकॉग्नाइज एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, अब इसका मतलब समझो कि कैसे उनको पहचाना जाएगा। नंबर 1, दे वर द लैंड ओनर्स, दे वर द लैंड ओनर, सबसे ज़्यादा लैंड उन्हीं के पास थी, वही कंट्रोल करते थे। नंबर 2, है ना, फॉर डिप्लोमैटिक पर्पस, याद रखो, फॉर डिप्लोमैटिक पर्पस दे स्पीक फ्रेंच, दे स्पीक फ्रेंच। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब भी कभी कोई राजनैतिक या फिर कोई भी ऐसी यू कैन से हाई क्लास सोसाइटी की जब बातचीत होती थी ना, तो वो लोग अपने लिए फ्रेंच वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है कि आप घर में चले जाएं, क्यों नहीं माहौल मिल पाता है? दिल्ली में और मुजफ्फरपुर में अंतर क्या है? दिल्ली में घर के अंदर भी वो एक माहौल मिलता है जो हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में नहीं मिलता। मुजफ्फरपुर में आप घर गए, अगर आपकी एक वेल टू डू फैमिली है, देन यू स्पीक्स इन अ जनरल हिंदी टोन विच राइट नाउ, मतलब जो हम लोग अभी क्लास में इस्तेमाल कर रहे हैं। बट इफ़ यू आर हैविंग नथिंग, तो वही वाली बात हो जाएगी कि कहाँ जाइ छे, की करै छे, एने सुनबे, मार देम थोपी से मुँह फुला देम। हाँ, बुझलौ कि ना बुझलौ? अब भैया हो गया, बाहर में है तो आप हिंदी में बात कर रहे हैं, घर जाते जाते आप ठेठ भोजपुरी शुरू कर लिए। नहीं, अच्छा, आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? यू ट्राई टू शो योर सेल्फ दैट यू नो इंग्लिश. You start speaking in English and try to show
to the people who is standing in front of you that you are very knowledgeable in that. No. So this is the matter of show off. English in Muzaffarpur is mostly the matter of a show off. भाषा से ज़्यादा यहाँ इस्तेमाल करते हैं भारत में लोग इंग्लिश को शो ऑफ के तौर पे, खास करके यूपी, बिहार, दिल्ली में ज़्यादातर। समझ रहे बात आप? हरियाणा, पंजाब, हाँ, अगर आप बैंगलोर चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, केरला चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, देयर इंग्लिश इज अ वेरी कॉमन लैंग्वेज. द पीपल ऑफ देयर दे ऑलवेज यूज टू स्पीक इन इंग्लिश, है ना, एंड दे ऑलवेज से कि देयर इज द मदर टंग ऑफ इंग्लिश ओवर देयर. इन लोकल दे स्पीक इन तमिल, बट इन जनरल वे दे ऑलवेज यूज इंग्लिश. So this is the betterment of, there is a difference between the Bihari and a Tamilian. Understood? So this is what exactly we are talking here. ठीक है, यहाँ पे अब हाँ, for matter of relation, याद रखना यूरोप में क्या था, every aristocrat, almost aristocrat connects with another. मतलब समझिए, एक जमींदार दूसरे जमींदार से जुड़ा हुआ था. कैसे जुड़ा हुआ था? बाय द रिलेशन ऑफ मैरिज. यानी कि आप ऐसे समझो कि फलाना जमींदार के बेटे की शादी चिलाना जमींदार की बेटी से हो रही है. ऑलवेज दिस काइंड ऑफ रिलेशन क्रिएट्स. सो वन जमींदार कनेक्ट्स विद अनदर जमींदार इन विद द बॉन्डिंग ऑफ मैरिज. ठीक है, तो मैंने तीन बातें जो बुक में थी वो तीनों बता दी आपको कि दे आर द लैंड ओनर्स, फॉर डिप्लोमेटिक पर्पज दे यूज फ्रेंच, एंड थर्ड दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन सेंस ऑफ मैरिज. डन. एवरी यूरोपियन एवरी कनेक्ट विथ अनदर विथ मैरिज. चलिए, डन हो गई बात. इसको आप कॉपी कर लो फटा से. चलो बाबू यूरोप में भी फ्रेंच नहीं बोला जाता था. यूरोप के ही अंदर ही, यूरोप क्या है, एक अपने आप में कॉन्टिनेंट है, और यूरोप के अंदर ही फ्रांस है, और फ्रांस में फ्रेंच ही बोला जाता है. ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक पूरी प्लेट है यूरोप, जिस प्लेट के अंदर कहीं पे कोई गुलाब जामुन रखा हुआ है, कहीं पे काजू कतली रखा हुआ है, कहीं पे बिस्किट रखा है, कहीं पे मिक्सचर रखा है. तो फ्रांस इज गुलाब जामुन नहीं, वही फ्रांस में ही फ्रेंच बोलेंगे ना, तो वही वाली बात है. चलिए उतारिए. अच्छा, लास्ट बेंच देखो, तो थोड़ा स्पेस है क्या आपके पास हल्का पीछे करने का? हल्का सा स्पेस है, 2-4 इंच थोड़ा सा कर लीजिए पीछे. तो हल्का सा, एकदम हल्का सा, बस थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा. ओके, इसको भी हल्का सा करो अपने डेस्क को. यस, थोड़ा सा आप भी कर ले, हल्का सा, एकदम हल्का, एकदम 2-2 इंच, ज़्यादा नहीं, ताकि आप लोगों को कंफर्टेबल लगे, इसीलिए करवा रहे हैं. थोड़ा सा आप लोग भी कर लीजिए हल्का सा, एकदम, अगर है स्पेस तो. ठीक है, हल्का सा आप भी, हाँ बहुत बढ़िया. ओके, थोड़ा सा आप भी करो निखिल, करो हल्का सा एकदम. ओके, हाँ चलिए, बस बस बस, थोड़ा सा कर लीजिए, हो गया, रहने दीजिए, बैठे रहिए आराम से. चलिए, डन हो गई, ये क्लियर हो गया. नाउ वी विल गो फॉर द मिडिल क्लास पोर्शन. अब बात करते हैं हु आर मिडिल क्लास या हु वर मिडिल क्लास. चलो मिटा दूं. देखो, पहली बात जो आपको दिमाग में लर्न रखना है, दोज हु आर नाइदर रिच नॉर पुअर, यानी कि ऑलवेज मिडिल क्लास उन्हीं को कहा गया जो कि ना अमीर थे और ना गरीब थे. दे आर इन द मिडिल पोर्शन. ठीक है, अब भैया ये कौन थे, जाति वाइज बात करें, सो दे बिलोंग्स टू थर्ड ई स्टेट. व्हाट? थर्ड ई स्टेट. मतलब इन सेंस they were peasants, they were artisans, है ना, they were artisans. so they belongs to this third estate class. ठीक है, तो ये दो बातें क्लियर हो गई कि they are in sense of economy, they are neither rich nor poor. पहली बात. दूसरी बात
कि दे बिलोंग्स टू द थर्ड स्टेट मेनली विच इज पीजेंट्स एंड आर्टिसंस ग्रुप। ठीक है। तीसरी बात कि हाउ दे बिकम लिटिल बिट रिच। रीजन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन बिजनेस, रीजन इज बिजनेस, व्यापार, व्यापार था जिसकी वजह से इनके पास थोड़ा पैसा आया। अब यहाँ पे एक चैप्टर आपको पढ़ना है आपकी हिस्ट्री में 10th में, इस बार अगर नहीं हटाया सीबीएसई ने तो वो पढ़ना होगा आपको। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। उस चैप्टर में आपको पढ़ाया क्या जाएगा ये बताऊंगा मैं उस चैप्टर में कि बिजनेस, हाउ बिजनेस क्रिएटेड दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एज वेल एज क्रिएटेड अ राइज इन इकोनॉमी, है ना। देखो कैसे, ड्यू टू कॉलोनाइजेशन, ड्यू टू कॉलोनाइजेशन मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी, क्या, कौन सा, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड। क्या मतलब इस बात का ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ले लो, देखो एक मान लो कोई गांव है, गांव का नाम मैंने लिख देता हूं विलासपुर। एक गांव है मान लो विलासपुर। विलासपुर गांव बहुत ज़्यादा बैकवर्ड और प्रिमिटिव गांव है, मतलब एकदम बंजर गांव। ठीक है। विलासपुर का ही कोई बच्चा है मान लो राजीव नाम का। राजीव ने क्या किया, अपने गांव के अंदर एक फैक्ट्री लगाया। ठीक है, एक फैक्ट्री डाल दिया। अब देखो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री की कैपेसिटी है 1000 वर्कर्स की, तो 1000 लोगों को यहाँ पे जॉब मिला पहली बात फैक्ट्री में। ठीक है, चूंकि फैक्ट्री यहाँ पे लगा है तो क्या क्या होगा, अब यहाँ पे इस फैक्ट्री तक रोड बनेगा। सो कंस्ट्रक्शन वर्क विल स्टार्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट्री, पहली बात। दूसरी बात, जितने वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं उनके समहाउ रहने के लिए फैक्ट्री के नियर बाई प्लेसेस में क्या बनने लगेगा, रूम या मतलब लॉज बनने लगेगा, मतलब सिंपल भाषा में कॉलोनी स्टैब्लिश होगी। ठीक है, जब यहाँ लोग रहने लगेंगे, कॉलोनी बनने लगेगी, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। जब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी डेवलप होगी तो ऑटो वाला, रिक्शा वाला, है ना, कैब ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर, इनके परिवार भी यहाँ रहने लगेंगे। जब ये सब रहने लगेंगे, अपने आप होटल और रेस्टोरेंट ये धंधा चमक पड़ेगा, क्योंकि खाने को लोग खाएंगे भी। तो जब इतने लोग बाबू नहीं बाबू होते थे होटल्स, उस टाइम भी होते थे, बिजनेसमैन क्लास यूज टू। उस समय के होटल्स को होटल ना कह के आप रेस्ट रूम बोलते थे। हाँ नहीं, कैब नहीं होता था, बस तांगा होता था। तांगा नहीं, तांगा तो अभी के पर्सपेक्टिव में आप समझो। ठीक, उसको ऑन कर दो। हाँ ठीक है, हाँ तांगा होता था उस टाइम। तो अभी के, हाँ अभी का एग्जांपल मैं देकर आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन। ठीक है, अब देखो जब इतनी चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं बाबू एक मार्केट स्टैब्लिश होगा, बाजार लगने लगेगा जहाँ पे सब्जी, बाकी के सामान, कपड़े वपड़े मिलने लगेंगे, है ना। अच्छा, जब इतनी सारी चीज़ें होने लगेंगी, सम हाउ स्कूल्स भी खुलेंगे, पाठशाला खुलेगा, है ना, सम हाउ कोचिंग्स भी खुल जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, जब लोग रहेंगे तो हेल्थ इश्यूज़ होगा, हॉस्पिटल भी खुल जाएगा। मतलब मैं इन शॉर्ट ये समझाना चाह रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ द वन फैक्ट्री नाउ विलासपुर नाउ टर्न्ड एज अ टाउन, बिकॉज नाउ विलासपुर हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज विच यू आर राइट नाउ इन मुजफ्फरपुर। तो यही काम उस समय भी हुआ। द बिजनेसमैन क्लास, बिकॉज ऑफ द कॉलोनीज, किनकी कॉलोनीज, द ब्रिटिश कॉलोनीज, द फ्रेंच कॉलोनीज, द डच कॉलोनीज, है ना, इन कॉलोनीज के डेवलपमेंट की वजह से, ग्रोथ की वजह से, द पीजेंट्स गेट वर्क, they get job and they started going over there. Because of the job they earned money and because of that money they started becoming rich. ठीक, तो पहला हो गया ये। दूसरा जो फैक्टर था वो क्या था, प्रोफेशनल्स, है ना। ना हु आर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स ये थे दोज हु गेट एडुकेशन, जिन बच्चों ने पीजेंट फैमिली से पढ़ाई कर ली एंड दे बिकम टीचर, they become advocate, they become, you can say mechanic, like you can say engineer, है ना। इस तरीके से they started becoming professionals, they started performing jobs, और jobs की वजह से इनको पैसा आने लगा।
है ना। तो अपनी सोसाइटी में इनका क्या बन गया, एक रुतबा बन गया, ठीक है। फल्ला का बेटा, आज भी गाँव में देखो, अगर कोई आपके सोसाइटी से आईएएस बन जाए, उसका एक रुतबा बन जाता है कि देखो फल्ला का बेटा आईएएस बन गया, उसकी क्लास, उसका स्टैंडर्ड बदल जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? द सेम हैपेंड विद देम ऑल्सो। और अब आएगा इस पूरे क्वेश्चन का थर्ड एंड सबसे मोस्ट लाइन, है ना, फोर्थ पॉइंट। यस, आ रहा है ना कैमरा में? ठीक है। अब ये क्या निकल के आएगा? सो these middle class group fourth point, so these middle class group created कोई बात नहीं, द आपको दिख रहा है ना, चलिए, द सेंस ऑफ, क्रिएटेड द सेंस ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। इन सभी लोगों ने क्या किया? एक सेंस क्रिएट किया इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट का। दे डिमांडेड इक्वालिटी। क्या मांगा इन्होंने? इक्वालिटी, डिमांड की इक्वालिटी की, है ना। आप एक बात को समझो, एग्जाम्पल ले लो, आप अभी 10th में हो, 10th करोगे, 12th करोगे, ग्रेजुएट हो जाओगे। आफ्टर ग्रेजुएशन सपोज यू गेट अ जॉब, आपके साथ ही किसी और को भी जॉब मिला था, है ना। सेम टाइम पे दो लोगों को जॉब लगी, एक तुमको, किसी और को, दो आदमियों को। इफ जो तुम्हारे साथ वाला है, इफ ही ऑल्सो हैव अ ग्रेजुएशन डिग्री, नथिंग एक्स्ट्रा, है ना, एंड बट चूंकि वो मालिक से थोड़ा करीब है या जान पहचान है, उसकी सैलरी ज़्यादा हो जाए, तुम्हारी सैलरी कम हो जाए, अगर उसको पोस्ट बड़ा मिल जाए, तुम्हारा पोस्ट छोटा हो जाए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अ काइंड ऑफ jealousy start coming in your mind, in your heart, as well as you start always have a query that why we both are not equal, when we have a equal degree, when we have a equal knowledge, when we did the job interview together, when we scored together equal, फिर उसका ज़्यादा क्यों, हमारा क्यों कम? ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा। तो ये वो लोग थे जिनके पास थोड़े पैसे आ गए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लिया, अब ये नॉबल्स और क्लर्जीज से क्वेश्चन करने लगे कि भैया हम तुमसे पीछे कहाँ हैं, काहे तुम्हारे पास प्रिविलेज रहेगा और हमारे पास नहीं रहेगा। समझ रहे हो? सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच क्रिएटेड द सेंस ऑफ दिस। पॉज करो तो, पूरा नहीं ना काटा था, ठीक है ना। क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं। तो देखो एक बात समझो, अगर कोई कुछ सीखने के लिए पूछ रहा है या कोई जानने के लिए पूछ रहा है तो दैट इज़ अ गुड हैबिट। चलो डन। सॉरी बाबू, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर? दिस क्वेश्चन, ये अपने आप में क्वेश्चन है जो आपको बुक में ऑलरेडी दिया है। मैं आपको बेसिक बातें बता दूं, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स। द वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल liberal came from a Latin word liber, and the word liber means freedom. Free means freedom, freedom of expression, freedom of speech, freedom of deliverance, freedom of choose any religion, freedom of choose any job, any education, any profession. तो यहाँ पे the word liberalism है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फ्रीडम है। अब यहाँ पूरा 3 पैराग्राफ है, देखो पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, 3 पैराग्राफ 3 फ्रीडम के बारे में है। किसके बारे में है? 3 फ्रीडम के बारे में। बुक में लिखो कौन कौन सा फ्रीडम। दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट पॉलिटिकल फ्रीडम, लिखो। द फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट पॉलिटिकल फ्रीडम, लिख लेना। दिस फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट पॉलिटिकल फ्रीडम। डन हो गया? This second paragraph is about the social freedom. Which freedom? Social freedom. And the third paragraph is about economical freedom. Which freedom? Economical freedom. चलिए आपको
जाते जाते फटाफट से सिर्फ समझा दूं ना, पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब क्या है। जब आप ये पैराग्राफ पढ़ोगे, व्हाट यू विल गेट इन दिस पैराग्राफ, यू विल गेट द वर्ड पॉलिटिकल फ्रीडम मीन्स द मिडिल क्लास पीपल। किसकी बात होगी यहाँ भी? मिडिल क्लास की बात होगी। द मिडिल क्लास पीपल डिमांडेड अ पार्लियामेंट्री बेस्ड गवर्नमेंट which run not by following a monarchy, either of monarchy, they want a constitutional government। ठीक है, इस चैप्टर में आपको दो वर्ड मिलेंगे पढ़ने को। पहला मिलेगा पार्लियामेंट, मतलब इसको संसद बोलते हैं, और दूसरा एक वर्ड मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कैसी मोनार्की? आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? बोलिए, एक बोलो बाबू दक्ष। यस, वेरी गुड। सो अ मोनार्की विच हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके पास एक देश जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान हो, लेकिन वो राजा राज करे वहाँ पे। एग्जाम्पल बताए क्या होगा आज के डेट में? साउथ कोरिया, सऊदी अरब। सऊदी अरब ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल प्रेजेंट सिनेरियो में। ठीक है, वही दुबई है ना, यूएई, बिल्कुल। उसके अलावा कुछ दिनों पहले तक नेपाल था, कुछ साल पहले तक नेपाल। सो दीज आर द टर्म्स। डन हो गई बात? अच्छा, जब आप सोशल लिबरल, ये जो सेकंड टॉपिक पढ़ोगे सोशल लिबरलिज्म, इसका मतलब क्या है? अ सोसाइटी फ्री, डिस्क्रिमिनेशन फ्री सोसाइटी वेयर एवरीवन सपोज टू बी इक्वल, वेयर एवरीवन सपोज टू बी इक्वल। क्लियर हो गई बात? और ये तीसरा पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे इकोनॉमिकल लिबरलिज्म, इसमें क्या पढ़ोगे? अ मार्केट विच इज फ्री फॉर ऑल, दैट एनीवन कैन इंटर इन द मार्केट एंड परफॉर्म द जॉब एक्टिविटी। मतलब एक ऐसा बाजार जो सबके लिए खुला हो। एग्जाम्पल देखो क्या है, इंडिया है ना, मुझे मन किया, मैंने अपना कोचिंग स्टार्ट किया, समझ रहे हो? नो वन इज गोइंग टू फोर्स मी टू स्टॉप। मुझे कोई बोल नहीं सकता कि तुम आज बंद कर दो, है ना। हाँ, कोई भी बिजनेस कर सकता है, बिल्कुल। जिस पे मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि कुछ नहीं है तो चाय का दुकान ठेला लगा लो, पकोड़े तल लो। बिल्कुल, देखो ये फैक्ट है। आप इस बात को समझे कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। बिल्कुल, आप अगर किसी दूसरे कंट्री में जाओगे तो यू नीड टू टेक वीज़ा। आपको वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा लेके आप चाहेंगे काम कर सकते हैं, आप धंधा चला सकते हैं, है ना। आप एक बात को समझिए कि अमेरिका जाने का बहुत अच्छा तरीका क्या है आज के डेट में, सस्ता और अच्छा, वो है स्टूडेंट्स वीज़ा। आप स्टूडेंट्स वीज़ा लेके जाओ, पढ़ाई वहाँ पे कंटिन्यू करो, पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम वहाँ पे अपना काम शुरू कर लो कोई भी बिज़नेस शुरू कर लो, जो आपके पास टैलेंट है ना। आपकी पढ़ाई या साथ साथ बिज़नेस दोनों चल पड़ेगा। मान के चलो बिज़नेस दौड़ गया, अच्छे से रन कर गया, पढ़ाई को ड्रॉप करो और बिज़नेस के बैकग्राउंड पे आप वहाँ का परमानेंट सिटीजनशिप हो या वीज़ा हो, उसको अप्लाई करके एक्सटेंड करा लो। ऐसे बहुत से बच्चे हैं इंडिया से जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे अमेरिका, यूएस गए, ब्रिटेन गए, और वहाँ पे वो आज के डेट में एज अ बिजनेसमैन सेटल्ड है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू कैन, कि यू जस्ट ओपन द मार्केट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, अच्छा, ये लास्ट दो पैराग्राफ से बोल के चला जा रहा हूं क्वेश्चन। इस पैराग्राफ में नहीं बाबू, ये देखिए, यहां से आप एक लाइन टिक कर लीजिए। बाबू पकड़ो, आप एक लाइन यहां पे टिक कर लीजिए, अ मर्चेंट। सेकेंड लाइन, अ मर्चेंट मिला, अ मर्चेंट मिल गया। यहां से एक नया क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन मैं बाद में लिखवाऊंगा, सिर्फ समझ लो कि क्या पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा। ये पैराग्राफ पूरा बताता है डिफरेंसेस ऑफ इकोनॉमी। क्या बताएगा आपको? डिफरेंसेस ऑफ इकोनॉमी, कि कैसे यूरोप के अंदर इकोनॉमिकल डिफरेंसेस था। ठीक है, और ये लास्ट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ, ये क्या है? यहाँ पे ज़ोल्वरीन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? ज़ोल्वरीन के बारे में। व्हाट इज द ज़ोल्वरीन? ज़ोल्वरीन वाज अ कस्टम यूनियन एंड व्हाट इट डिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे क्वेश्चन आएगा,
हाउ ज़ोल्वरीन क्रिएटेड द सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड टुगेदरनेस। तो याद रखना, ज़ोल्वरीन वो पहली संस्थान थी यूरोप में, इनिशिएटेड बाय द प्रूशियन किंग, जिसने सेंस ऑफ इकोनॉमिकल इक्वालिटी क्रिएट किया था विद दिस। ठीक है, इतना तक मैंने बता दिया, आज के लिए इतना रहने देंगे हम लोग। यहाँ तक को आप रीड करोगे, आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा वाइल रीडिंग। ठीक है, घर जाके 100 नहीं 200% प्लीज़ आज पढ़ लेना, पढ़ोगे चीज़ें समझ में आएंगी। आप हालांकि पूरा पार्ट 2 पढ़ेंगे, कंजर्वेटिज्म वगैरह कल करवा दूंगा, मतलब नेक्स्ट डे पार्ट 2 ख़त्म हो जाएगा एंड पार्ट 3 में हम लोग इंटर हो जाएंगे। पार्ट 3 पता है, पार्ट 3 सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का बढ़िया वाला पोर्शन है। बाछे खिल जाते हैं लड़कों के जब हम लोग पार्ट 3 में पहुंचते हैं, बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट रोमांस, है ना। सो इन पार्ट 3 वी विल टॉक अबाउट रोमांस, इन पार्ट 3 वी विल टॉक अबाउट लव एंड अफेक्शन। तो भाई प्यार मोहब्बत से पार्ट 3 को पढ़ेंगे, रीड करके आइएगा अगले दिन, है ना। चलिए, नहीं अभी नहीं पढ़ाएंगे, है ना, थोड़ा इंतज़ार करो।